जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की रियल साइकोलॉजी के बारे में। 90% ट्रेडर क्यों फेल्ड हो जाते हैं, जबकि उनके पास बहुत सारी एनालिसिस होती है, बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारी बुद्धि भी होती है, उसके बाद भी ट्रेडिंग एनवायरमेंट में आके वो फेल हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं और ट्रेडिंग को लेकर के वो निगेटिव रिएक्ट करने लगते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये समझने वाली है कि जो सामाजिक चीजें हैं, जितने और बिजनेस हैं, उसमें लोग सफल हो जाते हैं। मान लीजिए आप कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं, कोई दुकान करना चाहते हैं, कोई और भी बिजनेस करना चाहते हैं, टेक्सटाइल का बिजनेस करना चाहते हैं, कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप मेहनत, लगन, ईमानदारी और ये सब गुण होंगे तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आते हैं वैसे ही आपकी समस्या शुरू हो जाती है और सारी बुद्धि, सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है और फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्या ऐसा होता है कि हाई इंटेलेक्चुअल लोग भी इस फील्ड में आके फेल्ड ही हो जाते हैं? इस पूरे वीडियो में हम उस रियल साइकोलॉजी को रिवील करेंगे। और जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि इस पूरी साइकोलॉजी को हमने लिया है ट्रेडिंग इन द जोन। ट्रेडिंग इन द जोन एक ऐसी बुक है कि ग्लोबल लेवल पे हाई रेटेड बुक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की दोस्तों मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन ट्रेडिंग इन द जोन एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल बुक है जिसने रूट कॉज को यहाँ पे रिवील किया है कि इस असल में ट्रेडर की असली प्रॉब्लम क्या है। जबकि ज्यादातर लोग टेक्निकल्स और बहुत सारी चीजों पे स्ट्रेटजी या लॉजिक या फार्मूला पे भागते हैं, जबकि सच्चाई ये बुक बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है, ट्रेडिंग का पूरा वो मैकेनिज्म क्या है जहां से आपको प्रॉफिट आएगा, और वो गलती क्या है जो आप कर रहे हो और उसको 10 साल, 20 साल, 25 साल करते करते उस गलती से आप उबर नहीं पाते हो। तो ये एक सुपीरियर बुक है, ग्लोबली हाई रेटिंग बुक है और मुझे भी पर्सनली ये बहुत ही पसंद है, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद में मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए। और जो ये फेयर एंड ग्रीड के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जो हमें पता ही नहीं होती ना, हम करते जाते हैं और रिजल्ट भुगतते जाते हैं। तो ये बुक जब मैंने पढ़ा तो मैं शॉक्ड रह गया था। उस समय हमने कहा वाओ दैट इज अमेजिंग। और जब उन सारी चीजों को मैं इम्प्लीमेंट किया तो वो मेरे लिए बहुत ही क्रांतिकारी था। और आप देखेंगे इस बुक के बारे में तो ये 4.8 पॉइंट की लगभग रेटिंग है, 4.5 पॉइंट की रेटिंग है ग्लोबली लेवल पे। तो आप सोच सकते हो कि साइकोलॉजी की अच्छी कोई बुक नहीं होगी। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम पूरी साइकोलॉजी करता हूँ कि आपको समरी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से वो सारी चीजें रिवील करेंगे। तो आज हम इसी बुक को लेकर के अपने प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे और जो कंटेंट यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, वो इस पूरी बुक से लिया गया है और उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस ऐड किया है। तो ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है ट्रेडिंग इन जोन के ऑथर मार्क डगलस को, क्योंकि वो कंटेंट उन्हीं का है। बस हमने अपने प्रेजेंटेशन का तरीका बदला है, क्योंकि हमने देखा ना कि इस बुक में 240 पेज है और लगभग 6 घंटे का इसका जो है तो इसका ऑडियो है। तो 6 घंटे का ऑडियो और 240 पेज पढ़ करके जो आप नहीं समझ पाएंगे वो 1 घंटे के अंदर में समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ में मैंने अपना अनुभव भी जोड़ा है इस वीडियो में। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपको चॉइसलेस होकर छोड़ दिया है। हमने आपसे 5 प्रतिज्ञा ली है पर्सनली। इस वीडियो के लास्ट में जब आप देखेंगे, अगर वो 5 प्रतिज्ञा आप पूरी करते हैं तो आपको ट्रेडर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन पर और ये समझाते हैं कि मार्क डगलस की लिखी हुई ये बुक ट्रेडिंग इन द जोन क्या है और इसका पूरा रहस्य क्या है। तो इसको मैं अपने डायग्राम के थ्रू पूरे इस टॉपिक को माइंड मेकअप किया हूं और 240 पेज और 6 घंटे की जो ऑडियो क्लिप है उसके हिसाब से पूरे उसका निचोड़ निकाल करके मैंने डायग्राम को फाइंड आउट किया है, ताकि आपके दिमाग में सीधे वो चीज जा सके जो ये किताब कहती है। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी लाइक करो और चलते हैं स्क्रीन पे। हम दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं और जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ट्रेडिंग इन द जोन, एक ऐसी क्रांतिकारी बुक जिसने ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक क्रांतिकारी बदलाव लाई। और ये बुक पढ़ने के बाद मैं भी बहुत सारा परिवर्तन किया और वही अनुभव मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे पा रहा हूँ। दोस्तों ये एक ऐसी यूनिक बुक है कि जिसने रूट कॉज को बताया है कि 90% लोग जो फेल हो रहे हैं उसकी मेन रूट कॉज क्या है। लोगों को ये लगता है हमेशा कि हम टेक्निकल सीख लेंगे या हम ये सीख लेंगे या ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाएगी या ऐसा फार्मूला मिल जाएगा, कोई अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएगा तो हम पिकअप कर जाएंगे, जबकि ये सारी बातें बिल्कुल सरासर गलत हैं। ये बुक बताती है हमें कि हमें सबसे पहले अपने मानसिक रूप को कैसे डेवलप करना चाहिए और वो जो साइकोलॉजी है, जब वो साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। ये स्किल्स हैं जो हमें बाद में हेल्प करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर ट्रेडिंग कम्युनिटी इस ज्ञान से दूर रहती है, क्योंकि ये किताबें जो हैं तो ज़्यादातर इंग्लिश में रहती हैं और इसकी जो ऑडियो समरी है वो यूट्यूब पे हमने चेक किया लगभग 6 घंटे की है। तो कुल मिला के ये है कि नॉर्मल आदमी या तो ऑडियो सुनेगा तो समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती, डायग्राम नहीं होता है, तो आपका माइंड सुन के वो चीज़ें कैच नहीं कर पाता। जैसे मैं आपको डायग्राम ना दिखाऊं और पूरा वीडियो ऐसे बोल के बता दूं तो आपको समझ में कैसे आएगा ना, तो वो चीज़ होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि 240 पेज की ये बुक पढ़ना और उसको समझना या 6 घंटे को पढ़ के समझना, ये दोनों एक सामान्य आदमी के लिए कठिन बात है।
और इस वीडियो से 1 घंटे की वीडियो से वो सारा कुछ मैंने निचोड़ यहाँ पे ला के दे दिया है, जिससे एक सामान्य से सामान्य बुद्धि वाला पकड़ लेगा कि भैया प्रॉब्लम असली क्या है। तो इस वीडियो में दोस्तों वही सारी चीज़ें हम रिवील करेंगे। और जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दिस वीडियो डेडिकेटेड टू मार्क डगलस, जो इसके ऑथर हैं, जो इसके राइटर हैं, तो ये कंटेंट उन्हीं का है, तो उन्हीं को पूरे सम्मान के साथ मैं यहाँ पे डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये किताब ऐसी क्रांतिकारी किताब है जिसकी वजह से सच में बदलाव लोगों में आएगा। और मेरा ये वीडियो भी बहुत क्रांतिकारी साबित होने वाला है, क्योंकि ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में कोई वीडियो फॉर्म में किसी बुक की समरी अभी तक नहीं मिलती है, तो मैं पहले ही पहल कर रहा हूँ। ये टॉपिक 1 मंथ से मेरे दिमाग में घूम रहा था कि बताऊँगा जरूर, तो उसका मैंने पूरा कंक्लूजन किया और आपको दिखा सकता हूँ कि सारे डायग्राम्स को मैंने अपने दिमाग में इमेज बनाई, फिर उसके हिसाब से इस बुक को प्रेजेंट करने की पूरी जो है तो यहाँ पे तैयारी की है कि आपको मैं पूरी तरीके से समझा के रहूँगा। और आखिरी में 5 प्रतिज्ञाएं भी यहाँ पे हमने दी हैं अपने मन से, ऐसी प्रतिज्ञाएं दी हैं कि उनको फॉलो करके आप ट्रेडर बन जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाना और सोच पाना एक बहुत ही बड़ा काम था, लेकिन मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है, क्योंकि मैं उसकी हेल्प के ऊपर वाले की हेल्प की भावना के हिसाब से करता हूँ, तो वो मेरे लिए हर काम आसान बना देता है। तो इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में अभी लाइक करो और एकदम शुरू से शुरू करेंगे और 1 घंटे के अंदर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सच में ट्रेडिंग फील्ड का जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो क्या है और इसका पूरा रहस्य क्या है, और 90% लोग फेल्ड क्यों होते हैं और उसका सोल्यूशन। व्हाई 90% ट्रेडर फेल्ड, 90% ट्रेडर क्यों फेल्ड हो जाते हैं, तो ये बुक उसी सच को रिप्रेजेंट करती है। इस बुक में 240 पेजेस हैं, ठीक है, और इसमें जो है तो लगभग 14 से 18 लेसन्स हैं, और अपने अनुभव के आधार पे मैंने इस चीज़ को पूरी जो इसकी समरी है, पूरा निचोड़ है, उसको हमने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और ये 7 कैटेगरीज को पढ़ने के बाद में आपको सारी बुक की जो कंक्लूजन है वो आपके माइंड में पूरी तरीके से चला जाएगा। क्योंकि देखिए ऑडियो फॉर्म में क्या होता है और बुक में क्या होता है कि आपके माइंड में इमेज नहीं जाती है, इसलिए वीडियो फॉर्म में क्या होगा कि वो टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने 7 कैटेगरीज यहाँ पे डिवाइड किया, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस, मेंटल एनालिसिस, सोशल एनवायरनमेंट वर्सेस ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलपमेंट इसमें कैसे किया जाएगा वो सीखेंगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशनल पेन, जो एक ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पे समझेंगे। और विनिंग एटीट्यूड कैसे डेवलपमेंट करना है और अपने ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना है। तो एक परफेक्ट बनने की जो पूरी कुंजी है, पूरा निचोड़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं तब आप इंटर द ट्रेडिंग जोन, तो उस जोन में चले जाते हैं जहाँ पे सफल जोन, जिसको ट्रेडिंग का एक सफल जोन बोला जाता है, वो कैटेगरी जो 10% की होती है या 8-5% की होती है। तो दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस, और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आगे ले चलते हैं। दोस्तों ऑथर इस बुक की शुरुआत अपने निजी जीवन से करते हैं और ऑथर बताते हैं कि वो एक अच्छी जॉब कर रहे थे, उनकी बहुत ही अच्छी एक जॉब चल रही होती है जहाँ पे उनको मंथली अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा होता है, लेकिन वो ट्रेडिंग कम्युनिटी और ट्रेडिंग एनवायरनमेंट देख करके प्रभावित हो जाते हैं और उनका एक दोस्त होता है जो उन्हें इसके बारे में बता देता है। तो ये ऑथर सोचते हैं कि भाई हम भी इस ट्रेडिंग से पैसा छाप सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी पोस्ट पे होते हैं, तो उनको लगता है कि मेरी स्किल और मेरी बुद्धि बहुत तेज है, इसलिए ट्रेडिंग में वो सफल हो जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेके ऑथर क्या बताते हैं कि उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और वो एक दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, ये सोच करके कि हमें इससे अच्छा प्रॉफिट होगा, और ट्रेडिंग की जर्नी अपनी शुरू करते हैं। तो उनका वही बुरा अनुभव होता है जो नॉर्मली एक ट्रेडर के साथ में होता है, और राइटर बहुत परेशान हो जाते हैं, ऑथर बहुत परेशान हो जाते हैं। जितना पैसा उन्होंने जॉब से कमाया होता है लॉस कर देते हैं, और जो भी पैसा वो लाते हैं सारा पैसा उनका बार बार लॉस हो जाता है। तो वो ये समझने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, मेरी स्किल्स इतनी अच्छी हैं और मेरी जो सोच है, मेरी बुद्धि भी इतनी तेज है, फिर भी मैं ट्रेडिंग में सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो इस बात की रिसर्च करते हैं और उनको एक पता चलता है कि मार्केट है उसका जो पूरा एल्गोरिदम है, वो उसका कॉन्सेप्ट है, वो एक जादुई दुनिया अलग है, और जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक परिवेश है, सामाजिक कॉन्सेप्ट अलग है, और यही 2 कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो ट्रेडर को बर्बाद करते हैं। तो ये बुक उन्होंने जब लिखी तो दुनिया की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, और इसमें उन्होंने समझाया कि जो सामाजिक चीज़ें हैं, बुक में उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कोई भी बिजनेस करना जैसे आपके लिए सरल हो सकता है, जैसे आप न्यायिक हैं, अच्छा समझते हैं, आपका विनम्र व्यवहार है, आपकी सोच अच्छी है, आप ईमानदार है, हार्ड वर्क करते हैं, लोगों की भला करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप कोई भी बिजनेस ग्रो कर जाएंगे अगर अपने कस्टमर की तरफ आप लॉयल्टी रखते हैं। लेकिन ट्रेडिंग फील्ड में क्या है कि ऐसे कोई गुणों की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ये सारे गुण होने के बाद में, तीव्र बुद्धि होने के बाद में भी आपको फेल्योर का सामना करना पड़ेगा,
क्योंकि ट्रेडिंग इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है इस सामाजिक इन्वायरमेंट से। तो ये बुक इसी बात को प्रेजेंट करती है कि भाई आपको एक्चुअल जो आपकी रूट कॉज है वो क्या है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, राइटर इसी तरीके से धीरे धीरे इस बुक को लिखने का प्लान करते हैं और ये बुक लिखते लिखते उनको 8-10 साल लग जाता है, क्योंकि उनको ये चीज़ समझनी होती है कि धीरे धीरे प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद में जो राइटर होते हैं बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं लोगों के साथ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके इस बुक को डिजाइन करते हैं जो हम आपको सिखा रहे हैं। तो दोस्तों राइटर बताते हैं सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। राइटर बोलते हैं कि सन 1980 से पहले जो एक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी उसमें फंडामेंटल एनालिसिस जो है प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट की तरफ था। मतलब जो भी ट्रेडर था वो फंडामेंटल एनालिसिस ही करता था, टेक्निकल चीज़ें इतनी आई नहीं थी। कि ग्लोबल मार्केट में जो है तो टेक्नोलॉजी शुरू हो गई थी 1980 से पहले, लेकिन ट्रेडिंग कम्युनिटी का बिहेवियर जो फंडामेंटल एनालिसिस पे ही था और लोग ट्रेड को इसी तरीके से प्लान करते थे। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कंपनी की जैसे CA/PE रेशियो या कैश फ्लो या कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का CEO, उसके प्रोडक्ट। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू पे ट्रेडर एनालिसिस करते थे और उसके हिसाब से फिर मार्केट में या शेयर में अपना पैसा लगाते थे कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे एक नई जो टेक्निकल चीज़ थी वो उभर के ऊपर आने लगी। जो नए ट्रेडर थे वो टेक्निकल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हुए और सन 1980 के बाद में मार्केट में जो है टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी। जो फंडामेंटल एनालिसिस थे तो इस पे जब सारी कम्युनिटी पूरी तरह से शिफ्ट हो गई थी तो फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरीके से कभी गलत हो रहे थे या कभी सही हो रहे थे। राइटर का कहने का मतलब है फंडामेंटल एनालिसिस सबको एक जैसा व्यू दे देता है, जिससे या तो कंपनी की कीमत बहुत ही बढ़ जाएगी या तो पूरी तरह से कंपनी डूब जाएगी। तो इससे प्रॉब्लम ट्रेडिंग कम्युनिटी में ये आ गई थी कि जो लोग स्मार्ट नहीं थे, इस चीज़ को नहीं निकाल पाते थे, उनका पूरा पैसा डूब जाता था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये लोग पूरी तरीके से इस फंडामेंटल एनालिसिस को छोड़ करके टेक्निकल एनालिसिस पे शिफ्ट होने की कोशिश करने लगे। और उस समय 1980 के बाद में जो नए ट्रेडर आ रहे थे उसमें जो यंग कम्युनिटी थी वो टेक्नोलॉजी को बहुत ही अप्रिशिएट और पसंद कर रही थी। तो इसी तरीके से राइटर बोलते हैं कि हर 10-20 साल में ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक बदलाव होता है। जैसे अभी हमने बताया ना, फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस, फिर मेंटल एनालिसिस, उसके बाद में ट्रेडिंग साइकोलॉजी और उसके बाद में अभी एल्गो सॉफ्टवेयर भी चल रहे हैं। तो इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं, तो उनके कहने का मतलब बस यही है कि फंडामेंटल एनालिसिस 1980 से पहले प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट था और 1980 के बाद टेक्नोलॉजी आने से नए लोग जो है तो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गए। फंडामेंटल एनालिसिस की प्रॉब्लम यही थी कि या तो कीमतें ऊपर भागती थी या तो कीमतें नीचे भागती थी, जिससे क्या होता था, इन्वेस्टर को या तो बहुत प्रॉफिट होता था या तो पूरी तरह कंपनी डूब जाती थी। नए ट्रेडर जब टेक्निकल एनालिसिस पे शिफ्ट होने लगे तो सारी चीजें जो है तो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई। मार्केट का भी एक ऑर्गेनाइज जो है स्ट्रक्चर्ड आ गया, मार्केट लिस्टेड होने लगी और यूरोपियन मार्केट में भी बहुत सारे जो है बदलाव देखने को मिले। जो मैनुअल काम थे वो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने लगे। तो इस डायग्राम से दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको समझाते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कब शुरू हुआ और उसमें क्या आगे उसकी जो सारी साइकिल। दोस्तों ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बढ़ रही थी। यूरोपियन मार्केट के साथ साथ में इंडियन मार्केट में भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, कंप्यूटर आ गए थे, बहुत सारे वेब चीजें डेवलप हो चुकी थी। ये वो दौर था जो सन 1985 और 1995 की बीच की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस दौर में क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी इंडिया में भी इन्वेंट हो गई थी और लोग मैनुअल से शिफ्ट हो रहे थे टेक्नोलॉजी पे। ये वही टाइम था जब लोग टेक्निकल चीज़ों को फॉलो करके बहुत ही अच्छा पैसा बना रहे थे। जैसे कि अभी हमारे बीच नहीं रहे राकेश झुनझुनवाला जी, और जैसे कि आपने हर्षद मेहता कांड सुना होगा, और उस समय के कई ऐसे इन्वेस्टर जो आज भी हैं और उस समय उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे बहुत पैसा कमाया। क्योंकि नई नई चीज़ जब कोई आई है तो फिर वहाँ पे साइकोलॉजी नहीं थी, तब टेक्निकल से पैसा बनता था, क्योंकि ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है फंडामेंटल एनालिसिस से टेक्निकल एनालिसिस पे शिफ्ट हो गई थी। लेकिन क्या होता है, कंपटीशन हर चीज़ में होता है, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि टेक्निकल एनालिसिस में भी कंपटीशन होने लगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो नए लोग हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या कंसीडर किया गया। जैसे कि ट्रेंड, पिवोट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, और जैसे इंडिकेटर तो धीरे धीरे अभी आना शुरू हुए हैं, लेकिन उसके पहले के जो नॉर्मल इंडिकेटर थे, प्रिडिक्शन थे, सुपर ट्रेंड वगैरह थे, RSI वगैरह थे, तो ये काफ़ी पुराने इंडिकेटर हैं। तो इस तरीके के जो इंडिकेटर थे वो इन्वेंट हो गए थे। तो टेक्नोलॉजी उस समय काम करती थी, क्योंकि जो जजमेंट का तरीका था वो टेक्नोलॉजी ही थी। अब नॉर्मल आदमी तब भी टेक्नोलॉजी से दूर था, तो ये लोग उसमें पैसा बना पा रहे थे। लेकिन टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ गई सन 95 के बाद में, सन 2000 के आसपास, क्योंकि जब ज़्यादा लोग पैसा बनाने लगे टेक्नोलॉजी से
तो इसमें भी समस्या आ गई कि फेलियर का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब ट्रेंड बनता और उसके बाद में ऊपर जाने के बजाय नीचे गिर जाता, नीचे जाने के बजाय ऊपर भाग जाता। तो जब ये समस्याएं खड़ी होने लगी तो एक और नई एनालिसिस इन्वेंट हुई जिसको बोलते हैं मेंटल एनालिसिस। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी फेल होने लगी तो यहाँ पे काम आने लगी साइकोलॉजी। अब ट्रेडर कम्युनिटी थोड़ी चालाक हो गई थी तो उसने टेक्नोलॉजी के साथ साथ में जो साइकोलॉजी है उसको भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो जो लोग टेक्निकल सीख लेते हैं अब उनका प्रॉफिट इसीलिए नहीं होता है क्योंकि अब जो है पूरी कम्युनिटी जो प्रॉफिटेबल कम्युनिटी है वो टेक्निकल के साथ साथ में जो है तो साइकोलॉजी का यूज करती है, जो सबसे बड़ा हिडन पार्ट है इस मार्केट का। तो टेक्निकल एनालिसिस बस हमें एक टूल की तरह हेल्प करता है और साइकोलॉजी को भी अप्लाएंगे तभी प्रॉफिट होगा। 90% लोग इस टेक्नोलॉजी में लाल पीले इंडिकेटर में उलझे रहते हैं जो कि बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल बनने का माध्यम नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस में जब ज़्यादा लोग हो गए तो चीज़ें कैसे गलत हुई और उसके बाद नए लोग जो टेक्निकल एनालिसिस में आए और यहाँ पे जब सारी चीज़ें काम कर रही थी तो भीड़ बढ़ने की वजह से यहाँ पे भी जो समस्या शुरू हुई। तो 2000 के आसपास एक नई इन्वेंशन हुई जिसको बोलते हैं मेंटल एनालिसिस। तो आज के 20 साल तकरीबन पहले साइकोलॉजी आ चुकी थी और उसी साइकोलॉजी को हम आगे अब डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस डायग्राम से बस इतना ही राइटर कहना चाहता है कि समय समय पे ट्रेडिंग कम्युनिटी के दिमाग में जो परिवर्तन होते हैं उसी के हिसाब से ट्रेडर को सोचना चाहिए। ट्रेडिंग कम्युनिटी में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। साल था सन 2000 का जब ट्रेडिंग कंपटीशन में टेक्नोलॉजी चरम पे इन्वेंट हो गई थी और उसके बाद में वेब सर्च, गूगल, इस तरह से टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स इस तरह से आ गए थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारा फेलियर आने लगा और वहीं से इन्वेंट हुई एक नई एनालिसिस जिसको बोलते हैं कि मेंटल एनालिसिस, जिसको हम बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी। अब इसमें समस्या ये थी कि टेक्नोलॉजी इसलिए फेल हो रही थी, टेक्निकल एनालिसिस में यही बार बार प्रॉब्लम आ रही थी कि जो दिख रहा था पहले की तरह अब वो फेल्ड होना शुरू हो गया था और जैसे कि मार्केट में बार बार फेलियर आते हैं तो वहाँ से ट्रेडर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो जो कुछ चालाक कम्युनिटी थी तो टेक्निकल एनालिसिस से उसने मेंटल एनालिसिस इन्वेंट हुई। मेंटल एनालिसिस का मतलब ये है कि मार्केट का जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है उसको दिमाग में ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे ऐसे गया तो गिर गया, यहाँ पे ऐसे गया तो ये हो गया। अब ऐसे जो पैटर्न बनते हैं उनको दिमाग में ये साइकोलॉजी बस। तो दोस्तों साइकोलॉजी का जो मेन चीज़ है कि जो फेलियर है उसको ऑब्जर्व करना। जैसे हमने बताया ना कि साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट अगर खुल के भागी तो वहाँ पे ऊपर नहीं जाएगी और उसके बाद में सब बायर को फंसा के नीचे आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। नीचे गिरी, नीचे भागी, हो सकता है अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं होगा तो सारे सेलर को ट्रैप करके एक बार स्टॉप लॉस हंट करेगा फिर नीचे गिरेगा, तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। तो ये चीज़ें जो हैं तो ये चीज़ें जब इन्वेंट हो गई तो टेक्निकल चीज़ें फेल्ड होने लगी। इसीलिए आप लोग सुन रहे होंगे कि टेक्निकल से फ़ायदा नहीं होता, प्राइज एक्शन लाओ, ये लाओ। तो उसका मेन कारण यही है कि भाई देखो ट्रेडिंग कम्युनिटी क्या सोच रही है वो आपको सोचना पड़ेगा, उसके साथ में कदम से कदम मिला के ही चलना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा लोग साइकोलॉजी पे शिफ्ट हो गए तो टेक्निकल चीज़ें और ज़्यादा फेल होने लगी। साइकोलॉजी का यहाँ पे हमारा जो मतलब है, जो नए लोग होंगे नहीं समझ पाए होंगे, साइकोलॉजी का मतलब है कि एक जो ट्रेडर है वो क्या सोच सकता है, ट्रेडिंग कम्युनिटी क्या सोच रही होगी और क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। जैसे हमने बताया कि ऊपर गया, रेंज ब्रेकआउट किया, सारे बायर को यहाँ पे ट्रैप किया। अब अगर उसके ऊपर स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं है और यहाँ से टर्न लेता है और आपका ट्रांजेक्शन्स बढ़ता है तो यहाँ पे साइकोलॉजी काम करेगी और कैंडलस्टिक जो है टेक्निकल चीज़ें हमें एंट्री दिलाएंगी। टेक्निकल चीज़ें जरूरी हैं क्योंकि बिना टेक्निकल चीज़ें आपका सेटअप नहीं बनेगा तो फिर एंट्री कहाँ लोगे। लेकिन साइकोलॉजी ये डिफाइन करने में मदद करती है कि क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो 70% हमें साइकोलॉजी हेल्प करती है और 30% टेक्निकल चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे उल्टा लोग सोचते हैं टेक्नोलॉजी पे 90% लोग डिपेंड है, साइकोलॉजी 10% लोगों को आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है यही एक बिग फेलियर का कारण है। तो अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इस बुक में हम आगे समझेंगे कि ये साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड करना है और आगे आपको क्या क्या करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो हमने बताया आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस और उसके बाद हमने बताया मेंटल एनालिसिस। तो देखिए ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में जिस हिसाब से बदलाव आता है उसी हिसाब से ट्रेडिंग में भी बदलाव आता है। राइटर का कहने का मतलब है कि समय समय पे जैसे ट्रेडिंग कम्युनिटी बदलती है, उसकी सोच बदलती है और टेक्नोलॉजी बदलती है, उसी हिसाब से ट्रेडिंग बिहेवियर भी बदल जाता है। लेकिन राइटर का एक मानना है कि जो ये साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टर्म विजन है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है इंप्रूव कर पाना ये लोगों नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल बात होती है, जिससे क्या होगा कि आने वाले 10, 20, 25 साल तक ट्रैपिंग होती ही रहेगी जब तक लोग बहुत स्मार्ट नहीं हो जाएंगे। तो वो साइकोलॉजी यहाँ पे डिफाइन करने के लिए राइटर ने बोला है यहाँ पे 2 माइंडसेट। एक तो होता है ट्रेडिंग
ट्रेडिंग माइंडसेट, जैसे कि आप लोग ने सुना भी होगा कि ट्रेडिंग माइंडसेट होगा तभी प्रॉफिट होगा। तो राइटर बोलते हैं कि एक जो है ट्रेडिंग माइंडसेट होता है जो ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में सूट करता है और इसको सेंस करके आपको आउटपुट दे देता है। दूसरा एक होता है सामाजिक माइंडसेट। सामाजिक माइंडसेट क्या होता है कि जो समाज की तरह हमें डेवलप किया जाता है, और ये दोनों एनवायरनमेंट में बहुत ही बड़ा मतभेद है। जो चीज़ें सोशल लेवल पे काम करती हैं वो चीज़ें ट्रेडिंग में बिल्कुल इसके अलग है, ये दुनिया ही ट्रेडिंग की अलग है, और यही कॉन्फ्लिक्ट लोगों को बर्बाद कर देता है। तो राइटर ये बोलते हैं कि जैसे आपको कोई भी बिजनेस चलाना होगा, कोई भी चीज़ करनी होगी तो वो बहुत ईजी होती है, लेकिन जैसे ही आप ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में आते हैं तो चीज़ें एकदम बदल जाती हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है कि लोगों को क्या सोचना है, कैसे सीखना है, क्या समझना है। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने डिफाइन किया है पाइसनेट इंटरेस्ट। सबसे पहले उन्होंने इस बुक में डिफाइन किया है कि पाइसनेट इंटरेस्ट होना चाहिए। पाइसनेट इंटरेस्ट का मतलब लोगों यहाँ पे कि जो ट्रेडिंग है ये क्रिएटिविटी का फील्ड है, और ये मार्क डगलस ने नहीं, ये बहुत सारे लोगों ने प्रूव किया है कि ये क्रिएटिविटी का फील्ड है। और यहाँ पे क्या होता है कि अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेस करने की कंप्लीट फ्रीडम मिलती है। मतलब आप जब चाहें तो आप खरीद सकते हैं, जब चाहें आप बेच सकते हैं। यू हैव कंप्लीट फ्रीडम फॉर सेल्फ। और यही फ्रीडम एक सामान्य बुद्धि वालों को ले डूबती है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, फ्रीडम का मतलब राइटर का मतलब होता है खुद को नियंत्रित करना। और ज़्यादा फ्रीडम में लोग क्या होते हैं कि खुद को जो है तो अपने नियमों को तोड़ने में लोगों को, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि खुद को नियंत्रित करने के बजाय अपनी फ्रीडम का इतना ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं जो उनकी मुसीबत का कारण बनता है। तो पाइसनेट इंटरेस्ट है। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपके अंदर, राइटर का मानना है कि आपके अंदर ये इंटरेस्ट तो कम से कम आए कि हाँ हमें ट्रेडिंग फील्ड में करना है। अगर बचपन से इंटरेस्ट नहीं है तो बाद में भी इंटरेस्ट आ सकता है। अभी आपकी उम्र 60 साल की है, 70 साल की है, 45 साल की है, 20 साल की है, 18 साल की है, 14 साल की है, कोई मैटर नहीं करता है। ये इंटरेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, पाइसनेट किसी चीज़ के लिए बन सकते हैं अगर आपके अंदर इंटरनल फीलिंग होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आपके ब्रेन के न्यूरो पाथवे नहीं खुलेंगे। यानी कि जब हम किसी टॉपिक में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, आपको समझा रहा हूँ, तो मेरे ब्रेन के न्यूरो पाथवे खुल जाते हैं। जब मैं कोई टॉपिक प्लान करता हूँ, उसको डिजाइन करता हूँ और प्रेजेंटेशन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है, क्योंकि ब्रेन हमें गाइड करता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ इंटरेस्ट से ही संभव है। इस कम्युनिटी में प्रॉब्लम क्या है, राइटर का मानना है कि बिना इंटरेस्ट के लोग आते हैं पैसा छापने के मूड से, और वो इनका बड़ा कॉज बनता है। जब आपके अंदर किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट होगा तो आपके न्यूरो पाथवे खुलेंगे, यानी आपका दिमाग। कहने का मतलब यही है राइटर का कि जो मान लीजिए किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, मान लीजिए कोई गेम लवर है तो उसको गेम के बारे में सारी डिटेल पता होगी। कोई अगर क्रिकेट लवर है तो क्रिकेट के बारे में क्या होने वाला वो सारा डिटेल उसको पता होगा। तो जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है तो उसको वो चीज़ ऑटोमेटिक पता हो जाती है, क्योंकि ब्रेन आपके न्यूरो पाथवे खोल देता है और वहाँ पे आप सूचना को कलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि लगातार उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट रखने और सोचने से ब्रेन के न्यूरो पाथवे खुलते हैं और नई नई चीज़ें ऐड होती हैं। तो इसलिए सबसे पहला प्राइमरी गोल आपको ये होना चाहिए कि अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो उसको क्रिएट किया जा सकता है। आप अपने आप से खुद से प्रॉमिस कर सकते हो। राइटर का मानना है कि कभी भी किसी भी टाइम ये इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा, और जैसे ही इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि हमको ट्रेडिंग फील्ड में मजा आने लगा है, वैसे आपके ब्रेन के न्यूरो पाथवे खुलेंगे। न्यूरो पाथवे का मतलब यहाँ पे ब्रेन में ये होता है पगडंडी, यानी कि एक जैसा बार बार होने से वो एक पाथवे क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ तो हर वीडियो का इंप्रूवमेंट, हमारा जो फ्लोइंग है, लैंग्वेज है, बात करने की टोन है, वो बदलती जाएगी, क्योंकि ये पाथवे हमें हेल्प करेगा ना। वही चीज़ बार बार कर रहे हैं तो वो अच्छी होती जाती है। तो इसका मतलब ट्रेडिंग में भी जब बार बार हम एक्ट करते हैं तो वही पाथवे हमें हेल्प करता है और वो अच्छी होती जाती है। तो ये ब्रेन का मैकेनिज्म है। अब आगे हम आपको समझाते हैं राइटर कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट से आज़ादी देनी है और राइटर आगे क्या करें। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि पैशनेट इंटरेस्ट क्या होता है और क्रिएटिविटी का फील्ड है। अब दोस्तों यहाँ पे राइटर ने दो चीज़ें क्लियर की हैं कि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या बड़ी मुसीबत हो सकती है, और अगर बिना इंटरेस्ट के कोई काम आपसे किया गया तो मुसीबत ट्रेडिंग में क्या होगी, वो चीज़ यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो राइटर ने यहाँ पे बोला है नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस और डिनाइड इम्पल्सेस। नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि स्वेच्छा से जो आप करना चाहते हैं, मान लीजिए आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, ये आपकी फीलिंग है। और डिनाइड इम्पल्सेस कब क्रिएट होती हैं कि जब आप पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं और इससे पेनफुल लाइफ अपनी, मतलब इससे बुरा अनुभव करके पेनफुल लाइफ बना लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में अंतर है। ट्रेडर कम्युनिटी में क्या है कि लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ज़्यादातर लोग, मतलब बहुत सारे नहीं, ज़्यादातर लोग, अधिकतम लोग यही है कि वो कमाने पे ही फोकस करते हैं। दैट इज कॉज ऑफ लॉसिंग। इसीलिए वो लॉस करते हैं, अपने पैसे को, कैपिटल को लूज करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस हो। राइटर ने यहाँ पे ट्रेडिंग के अलावा एक सामाजिक इन्वायरमेंट का भी डिस्कस किया है कि नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस और डिनाइड इम्पल्सेस किसी भी तरीके की होंगी तो ट्रेडिंग
इन्वायरमेंट में भविष्य में हमें कैसे परेशान कि राइटर ने बताया नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब ये है कि आपकी स्वेच्छा के अनुसार आपके जीवन में काम होना चाहिए, काम कोई भी हो। आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो बनिए, आप प्लेयर बनना चाहते हैं तो बनिए, आप जो भी करना चाहते हैं, जो आपके अंदर की भावना है वो आपको करना चाहिए। इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो जब आप नेचुरल सिलेक्शन वाला कोई भी काम करेंगे तो आप उसको खुशी और सौहार्द और मेहनत से कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर फैमिली में क्या देखा जाता है कि बच्चे की क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता है। मैं यूपी पे हूँ और यहाँ पे अगर मैं किसी से ये बोलता हूँ कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो वो मुझे सिर्फ गैम्बलिंग की नज़र से ही देखेगा। तो ये जो सामाजिक एनवायरनमेंट है ये बहुत गलत है। इसी बात को लेके राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी के घर में सारे लोग जो है सिंगर हैं, अब लड़का जो है तो वो सिंगर नहीं बनना चाहता है, उसके अंदर सिंगर बनने की गुण भी है, उसके अंदर अच्छी आवाज़ भी है, लेकिन लड़का क्या सोच रहा है कि हम सिंगर नहीं बनेंगे और इसके बदले हम डॉक्टर बनेंगे। तो उसको डॉक्टर अगर नहीं बनने दिया जाएगा तब क्रिएट होगी डिनाइड इम्पल्सेस। डिनाइड इम्पल्सेस का मतलब है कि जो चीज़ें हमें ज़बरदस्ती मना कर दी जाती हैं। अच्छा, नॉर्मली आदमी ये सोचता है कि जो ये डिनाइड इम्पल्सेस हैं ये चली जाती हैं, लेकिन राइटर का मतलब है कि ये डिनाइड इम्पल्सेस, जिस काम के लिए आपको ज़बरदस्ती मना किया गया है, वो क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने से रोका गया है, तो ये डिनाइड इम्पल्सेस आपकी बॉडी में टॉक्सिन के रूप में इंस्टॉल होती रहती हैं, इकट्ठा होती रहती हैं। ये टॉक्सिन आपके माइंड में इकट्ठा होता रहता है और उसके बाद में जब भी मौका मिलेगा तो ये चीज़ आपको इतना दर्द देगी, वो इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। तो इस वीडियो से आपको यही समझना है कि आपको इम्फोर्स तो नहीं किया गया है किसी चीज़ के लिए। आप ट्रेडिंग फील्ड में आने चाहते हैं तो इससे पहले आपकी डिनाइड इम्पल्सेस तो बहुत सारी नहीं भरी हैं, बहुत सारा कर्जा भी हो सकता है, बहुत सारा तनाव भी हो सकता है, जिंदगी के बहुत सारे कड़वे अनुभव भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर डिनाइड इम्पल्सेस हैं आपके अंदर और ट्रेडिंग में आप एक्ट करना चाहते हो कि हम खुशी से पैसा कमा पाएं, ये आपके फेयर एंड ग्रीड का कॉज बनेगा। क्योंकि जब तक डिनाइड इम्पल्सेस आपके अंदर रहेंगी तो आप परफेक्टली एक्ट नहीं कर पाएंगे। वो ट्रेडर जो सफल हैं वो हमेशा मुस्कुराते हैं और वो बिल्कुल फेयर एंड ग्रीड के कॉन्फ्लिक्ट से आज़ाद होते हैं। उनका पीनल रेड होता है तब भी वो हंसते हैं और उनका पीनल अगर ग्रीन होता है तब भी वो हंसते हैं। प्रॉफिट में वो एक्साइटमेंट नहीं होते हैं, गलत नहीं करते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं और लॉस में वो दुखी नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है तभी आएंगी जब आपके अंदर डिनाइड इम्पल्सेस न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं फेयर एंड ग्रीड से आज़ाद हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं पूरी पॉजिटिव ऊर्जा से भरा रहता हूँ और ये डिनाइड इम्पल्सेस मेरे माइंड में दूर दूर तक है ही नहीं, डिनाइड इम्पल्सेस है ही नहीं। तो डिनाइड इम्पल्सेस आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई काम, मतलब राइटर का मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल ट्रेडिंग के लिए ही मना किया गया है, आपकी कोई ऐसी अधूरी इच्छा जो रह गई है वो आपको बाद में कैसे तनाव देगी, कैसे पेन देगी और आपको वो करने पे मजबूर करेगी जो आप नहीं करना चाहते हो। तो इस डायग्राम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको अगर आपके अंदर डिनाइड इम्पल्सेस हैं तो उसका सोल्यूशन उन्होंने आगे बताया है। और यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि जब इंटरेस्ट होगा, नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में, ट्रेडिंग फील्ड में करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन पे राइटर ने बार बार जोर दिया है कि इसका मतलब एक बच्चे से नहीं है, इसका मतलब है आप किसी भी उम्र के होंगे लेकिन वो आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट आएगा तो आप कर सकते हैं। तो इस डायग्राम से इतना ही, अब आगे हम आपको समझाते हैं कि राइटर, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिनाइड इम्पल्सेस क्या है। नेचुरल सिलेक्शन से जो हम काम करते हैं वो काम हम अच्छा कर सकते हैं, खुशी से कर सकते हैं, उस लेवल में, टॉप लेवल पे जा सकते हैं उस फील्ड में। लेकिन जब डिनाइड इम्पल्सेस होती हैं, किसी भी तरह की डिनाइड इम्पल्सेस होंगी, वो काम जो हमें मना कर दिए जाते हैं या हमारे नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के खिलाफ जाते हैं या हमें लगातार ट्रेडिंग से हार का सामना करना पड़ता है, हमारे पास बहुत कर्ज होता है, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे जिससे डिनाइड इम्पल्सेस क्रिएट हो जाती हैं। और अब सामान्य लोगों के लिए ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि फिर वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर पाएं। इसके पीछे एक लॉ काम करता है और वो लॉ होता है लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर के बारे में राइटर लिखते हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के साथ में दो एनवायरनमेंट होते हैं और इस चीज़ पे साइंटिफिकली बहुत सारी रिसर्च भी हुई, तो ये पाया गया है कि हर ह्यूमन बॉडी के साथ में दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक तो उसके दिमाग में और एक उसके बाहर। दिमाग में जो आपके चल रहा होता है वही एनवायरनमेंट बाहर आपको दिखता है। तो इस पे क्वांटम फिजिक्स पे भी ये बात प्रूफ हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़े दार्शनिक थे स्पिनोजा, उन्होंने एक रिसर्च की थी। स्पिनोजा ने बताया था कि सृष्टि में कुछ भी सिंगल नहीं है। सिंगल होने का मतलब ये है कि सब कुछ पैरेलल है इस दुनिया में, मतलब कि दिन है तो रात है, सूरज है तो चांद है, पानी है तो आग है, आप देखो काला है तो सफ़ेद है, गोरा है तो काला है।
तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सिंगल चीज इस सृष्टि में हो ही नहीं सकती। जमीन है तो आसमान है, आप 1000 नहीं 5000 शब्द चेक करोगे तो उसके पैरेलल मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सृष्टि है, स्पिनोजा ने बताया कि सृष्टि जो है तो वो उसमें स्पिनोजा ने ये बताया कि सिंगल कुछ भी नहीं है और सृष्टि में एक वैक्यूम क्रिएट होता है और वही जो यूनिवर्सल इन्वायरमेंट है तो वही उसको फिलफिल करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी डिनाइड इंपल्सेस हैं, जो आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो आप उसमें आपकी जो एनर्जी जाती है फिर वहां से मेंटल वैक्यूम क्रिएट होता है और वो मेंटल वैक्यूम जो है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फुलफिल ही होगा। जो ट्रेडर ये सोचते हैं लॉस होता है तो लॉस ही होगा, ये एकदम यूनिवर्सल सत्य और ये इसी का मैकेनिज्म। और ट्रेडर सोचते हैं कि लॉस होता है या ट्रेड लेने से पहले उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, इसीलिए उनका लॉस होता है। क्योंकि अगर लॉस का वैक्यूम क्रिएट होगा तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपको फिजिकली जो आपको सिस्टम पे कंप्यूटर पे जहां पे ट्रेड कर रहे हो वहां पे लॉस ही दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि डिनाइड इंपल्सेस हमें ही हमारा लॉस का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। अब ये डिनाइड इंपल्सेस क्या होता है कि बहुत तरह के हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि डिनाइड इंपल्सेस जो होंगी तो हमें अनसेटिस्फेक्शन जोन में डाल देती हैं, जहां से हम अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं तो किसी से संतुष्टि नहीं होते हैं, पूरी दुनिया ही उनके लिए गलत होती है, सब लोग ही गलत होते हैं, दुनिया ही उनको गलत दिखती है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। जैसे मुझे कोई लोग अगर गाली देते हैं कमेंट में डिलीट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोग अपने जीवन से अनसेटिस्फाइड हैं। तो जब डिनाइड इंपल्सेस होगी तो अनसेटिस्फेक्शन आएगा और उसके बाद में दर्द होगा आपको, तो शुरू होता है इमोशनल पेन। अनसेटिस्फेक्शन ही आपको दर्द देगा और रिग्रेशन वाली सिचुएशन में डाल देता है कि यार ये होगा कि नहीं होगा, इतना लॉस हो गया है, जिंदगी खराब हो चुकी है, कर्ज हो गया, लाइफ नरक हो गई और क्या सोचा था क्या हो गया। तो ये जो रिग्रेशन है ये यहाँ से शुरू होगा और इसी को बोलते हैं इमोशनल पेन। जब इमोशनल पेन शुरू होता है तो जिंदगी में आपके आते हैं बुरे अनुभव। बुरे अनुभव क्यों आते हैं? क्योंकि वही सारे लोग जो आपको हेल्प करने के लिए बोल रहे होंगे और आप उसी पेन की वजह से वो सारे लोग आपसे दूर चले जाएंगे। जो भी आप प्रॉब्लम में होंगे तो कोई हेल्प नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा और आप यही सोचोगे कि यार दुनिया मुझे जो है तो सपोर्ट नहीं करती, हेल्प नहीं करती। लेकिन ये सच नहीं है, ये मेंटल एनवायरनमेंट से ही ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये फुलफिल ही होगा क्योंकि सृष्टि में कोई चीज सिंगल है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि डिनाइड इंपल्सेस होंगी तो अनसेटिस्फैक्शन होगा, इमोशनल पेन होगा, बैड एक्सपीरियंस होगा और जिससे क्या होता है कि सारी चीजें मिल करके आपकी एक पर्सनालिटी तैयार होती है। तो राइटर बोलते हैं उसको बोलते हैं एडिक्टिव कंपल्सिव बिहेवियर, यानी कि एक ऐसा आप मानो बम बन के तैयार हो जाते हैं कि आप वैसा ही व्यवहार करेंगे, रिजिड हो जाएंगे और आप ऐसा आएंगे कि आप उसी चीज में फंसे रहेंगे। तो जैसे जैसे आपकी जो पूरी कंपल्सिव बिहेवियर है यानी कि आदत जो है वो बन जाएगी, वही आदत में आप गोल गोल घूमोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मेंटल वैक्यूम है वो ये सारे एक्सपीरियंस को क्रिएट करेगा। तो इन्वायरमेंट जो एक्सटर्नल है वही सारी चीजें आपके जीवन में फुलफिल ही होंगी। इस पर हमने एक वीडियो भी बना दिया था, जीवन चक्र। और ये चीज अध्यात्म भी कहता है, ये चीज क्वांटम फिजिक्स भी कहता है और ये चीज सारे दार्शनिक भी कहते हैं। तो और ये चीज जितने अच्छे स्पिरिचुअल गुरु हैं वो भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये चीज तो पूरी यूनिवर्सल है, प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वही चीज आपको मिलने वाली है। तो जब तक जो मेंटल वैक्यूम है, जो आप यहाँ पे डिनाइड इंपल्सेस को हटाओगे नहीं, तब तक आपका कंपल्सिव बिहेवियर खत्म ही नहीं होगा। आप ना चाहते हुए ही गलत ट्रेड लोगे, हमारा वीडियो देखने के बाद भी आप गलत जगह ट्रेड ले लोगे। तो उसका मतलब ये है कि आप रिजिड हो गए हैं कंपल्सिव बिहेवियर में, आपकी बॉडी, आपका शरीर और आपका दिमाग एकदम फिक्स हो गया है और वही चीज आपको यहाँ पे फुलफिल होगी। आप कितना भी ट्रेंड एनालिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, जब आप ट्रेड लोगे तो ऑर्डर गलत हो जाएगा, कभी जल्दी घबराहट में एग्जिट कर जाओगे, कभी भाग जाएगा, कभी लॉस हो जाएगा, उसके बाद भाग जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कुल मिला के आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो वो इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपके अंदर ये सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और अगर वैक्यूम क्रिएट हुआ है ना तो फिर उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फुलफिल होगा ही होगा। तो ये सिद्धांत है, सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिनाइड इंपल्सेस हमें कैसे इफेक्ट डालती है हमारे ट्रेडिंग में। अब इसका सोल्यूशन डालती हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? तो राइटर ने एक बात बोली है कि भाई देखो, जो चीज हो गई है उसको हम दिमाग से डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इसके सोल्यूशन के लिए राइटर ने दो चीजें बताई हैं। एक तो ये कि आप जो चाहते हो, क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना चाहते हो, सेटिस्फेक्शन चाहते हो, उस चीज में इंटरेस्ट रखो। अगर ट्रेडिंग आपको अट्रैक्ट करती है तो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखो और जो करना चाहते हो सारा ध्यान उस पर लगा दो। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में सोचना बंद कर दो। तो जब आप सोचना ये बंद कर दोगे और ध्यान आपका प्रॉफिट की तरफ, मेहनत की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ होगा, अटेंशन आपकी सारी वहां रहेगी, तो यहाँ पे मेंटल वैक्यूम धीरे धीरे ये कम हो जाएगा और इन्वायरमेंट में
फिजिकल इन्वायरमेंट में यहाँ पे बदलाव आ जाएगा। दूसरा एक सोल्यूशन यहाँ पे राइटर ने बताया है कि जब भी डिनाइड इंपल्सेस क्रिएट होती हैं तो आपको रोना चाहिए, जितना हो जी भर के रो लेना चाहिए। मेरा उस दिन चैनल डिलीट हुआ, मैं बहुत रोया, मैं 15 मिनट तो खूब रोया, मैंने वीडियो भी डाला था तो मैंने आंसू पोस्ट के डाला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने खूब रो लिया, तो जो मेरा क्रोध था वो सब आंसू द्वारा निकल गया। ने हमें आंसू दिए हैं, तो जो डिनाइड इंपल्सेस होती हैं तो जब हमारे आंसू के थ्रू निकल जाती हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा, राइटर बोलते हैं छोटा बच्चा जब रोता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन समस्या ये होती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो समाज में रोने के अलाउ नहीं करता है। मान लीजिए कि मैं अभी इतना बड़ा हो गया या आप सारे वीडियो देख रहे हो, बड़ा हो गया, कोई दिक्कत आई, कोई हर्ट हुआ तो आप कहीं भी खड़े होकर रोने नहीं लगोगे ना। और ये समाज में भी सिखाया जाता है कि भाई रोना मना है, आप मर्द हो, आप बच्चे हो, आप लड़के हो, रो नहीं सकते हो। तो राइटर ये बोलते हैं इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम रो नहीं पाते हैं तो वो चीजें और हमारे अंदर इकट्ठा हो पाती हैं। तो इसके दो ही तरीके हैं, एक तो इस वैक्यूम से आपको बचाना है, निजी जीवन की समस्याएं हैं उन पे फोकस मत करो ना, उनको सोल्यूशन की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात राइटर ने ये बताई कि जब भी कोई प्रॉब्लम लगे, कोई इमोशनल पेन हो तो वहां पे रो लेना चाहिए और जी भर के रो लेना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि जो भी डिनाइड इंपल्सेस है निकल जाए। तो यही दो तरीके राइटर ने बताया है कि भाई अगर आपके अंदर कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है तो आप जितना अच्छा हो सके रो लो, क्योंकि रोने को मत रोको, ये आपको बहुत पेन देने वाला है और आपकी जिंदगी नरक कर देगा। और दूसरा सोल्यूशन ये है कि आपका ध्यान सिर्फ आपके गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ हो। डिनाइड इंपल्सेस धीरे धीरे अपने आप विलुप्त हो जाएंगी और आप फिर आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वैसे हो जाएगा जैसे आपका मेंटल इन्वायरमेंट होगा। तो ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में 90% लोगों का लॉस क्यों होता है? इसी वजह से होता है क्योंकि उनका जो मेंटल एनवायरनमेंट है वो उनको प्रॉब्लम देता है, फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वही चीजें उनको लॉस मिलता है और वो दुखी होते हैं, बुरा अनुभव करते हैं। जितना बुरा अनुभव होता है उतना और ज्यादा उनको वो चीज मिलती है। तो ये एक मैकेनिज्म है। राइटर का कहने का मतलब है इसी कॉन्फ्लिक्ट से हमें आजाद होना है, डर और लालच से हमें आजाद होना है। तो इस डायग्राम से इतना ही, अब हम आगे। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिनाइड इंपल्सेस हैं वो हमें कैसे प्रॉब्लम में डाल देती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि वही काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और रिजल्ट के रूप में वही मिलता है। इसको रिकंसाइल करने के लिए राइटर ने दो तरीके बताए हैं, एक तो रो लेना चाहिए और दूसरा ये है कि अच्छी चीजों को दिमाग में डालना शुरू कर दो। इनपुट जाएगा तो आउटपुट धीरे धीरे बदल जाएगा, क्योंकि वैक्यूम जैसा क्रिएट होगा वैसे सृष्टि फुलफिल करेगी। तो ये एक सिद्धांत है। अब राइटर ने यहाँ पे फोकस किया है कि दो इन्वायरमेंट होते हैं, एक तो एक सामाजिक इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम जन्म लेते हैं, पलते पोसते बड़े होते हैं, दूसरा एक ट्रेडिंग का माहौल होता है जो युद्ध का मैदान होता है। तो ये दोनों चीजें ही डिफरेंट हैं। भाई सामाजिक लेवल पे क्या होता है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। समाज में क्या होता है? प्यार, सुरक्षा, इमोशंस, मदद, ईमानदारी, सामाजिक आज़ादी, सामाजिक विश्वास और फिर खाने पीने, रहने, आने जाने, पहनने की आज़ादी, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम फॉर सेल्फ। लेकिन जब ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आते हो तो ये एक भी चीज़ों का कोई मतलब नहीं, और यहीं पे धड़ाम से एक नॉर्मल आदमी जाके ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में आते हो ना तो इसमें से एक भी चीज़ आपको काम आने वाली नहीं है। तो इसका मतलब राइटर का कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से समाज में हमें पाला पोसा और बड़ा किया जाता है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया एकदम अलग है। तो अचानक से इस दुनिया में आने के बाद में हमें समझ में नहीं आता है कि गलत क्या है, सही क्या है, और हम सामाजिक व्यवहार ट्रेडिंग में ढूंढते हैं। मतलब हम ट्रेड लेते हैं तो ये सोचते हैं कि कोई बचा लेगा, लेकिन सच यही है कि नहीं बचाएगा। दूसरी चीज ये है कि डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन का इन्होंने जिक्र किया है कि समाज में रह के हमें ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल या ऐसा कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना सिखाया जाता है, जबकि ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में क्या है, प्रॉफिट बनाने के लिए एक सख्त नियम की जरूरत होती है। तो ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं कि वो नियम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि समाज में ये चीज हमें सिखाई नहीं जाती है, और इसलिए नियम में रहना किसी को भी, देखो नियम तो हम सब तोड़ना चाहते हैं, लेकिन नियम बना के उसको फॉलो करना राइटर का मानना है ये बहुत ही कठिन काम है। ट्रेडर नियम नहीं बनाते हैं और वो सामाजिक लेवल से सोचते हैं। भाई आपके वहाँ कोई प्रॉब्लम आई, आप बाइक से जा रहे थे, गिर गए, 4 लोग आके मिलकर उठा लिए, लेकिन यहाँ जब ट्रेड में आप स्टॉप लॉस होगा तो कोई बचाने नहीं आएगा, परिवार का भी कोई बंदा नहीं बचाने आएगा। तो राइटर का सख्त यही इंडिकेशन है कि ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में ये मत सोचो कि हमारे साथ कोई गलत होगा तो हमारी मदद कर देगा, हम ईमानदार हैं तो इसमें प्रॉफिट बना लेंगे, हम अगर सोशल फ्रीडम जो है तो इसमें प्रॉफिट बना लेंगे, या हमें सोशल कॉन्फिडेंस मिलता है। भाई हम सारे लोग कम्युनिटी में रहते हैं तो कोई आके किसी को मारने नहीं सकता ना, क्योंकि पड़ोसी और सारे लोग मिलकर देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक सोशल कॉन्फिडेंस मिलता है, आज़ादी भी मिलती है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में हैं तो हमारे लॉस को कौन बचाने आएगा? तो राइटर का पूरा स्पेसिफिक यही मेंशन किया है कि भाई ये बिल्कुल दोनों अलग ही दुनिया है। मतलब इस दुनिया में आपको पाला पोसा बड़ा किया गया है और ट्रेडिंग का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सामाजिक संरचना और परिवेश है उसमें ये सारी चीजें आती हैं, और ट्रेडिंग में क्या आता है वो हम आगे आपको समझाते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो हमने आपको समझाया समझ में आ गया होगा। राइटर का बस यही कहना है कि जो सामाजिक माइंडसेट होता है, जो हमें जिस माइंडसेट से डेवलप किया जाता है कि कभी हारना नहीं है, तो कभी हारना नहीं का मतलब यही होता है ना कि ट्रेडिंग में फिर हम संघर्ष करेंगे, जीतने की चाहत में फिर हम गलत करेंगे, बार बार गलत करेंगे, बुरा अनुभव करेंगे।
तो राइटर यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो सामाजिक माइंडसेट है ये अपनी जगह अलग है और ट्रेडिंग की दुनिया अलग है। तो इस सामाजिक माइंडसेट से आपको टर्न होना है ट्रेडिंग माइंडसेट में, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग इन द जोन। जब ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी तो आप उस जोन में चले जाओगे और उसके बाद में आप लगातार प्रॉफिट बना सकते हो और जितना चाहो उतना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा इस टॉपिक को कंक्लूड कर देता हूँ कि राइटर ने किन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात की, यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है। सबसे पहले राइटर हमें मना करते हैं कि रैंडम ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, जबकि ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आपने सुना भी होगा, लेकिन फिर भी रैंडम ट्रेडिंग लोग करते ही हैं। उनको लगता है भागेगी प्रॉफिट होगा, गिरेगी प्रॉफिट होगा, और वो अपने आप को एक्ट करने से रोक नहीं पाते हैं। पहले तो ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन जब भाग जाएगा तो वहां पे एक्ट करेंगे। इसके पीछे उन्होंने एक साइंटिफिक रीजन बताया, और वो साइंटिफिक रीजन इसका ये बताया कि हमारे माइंड में यूफोरिया इंड्यूसिंग नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम एक्साइटमेंट और क्विक जो है प्रॉफिट बनाने के लिए अचानक खुशी के लिए ये केमिकल रिलीज होता है, एक्साइटमेंट के लिए, और वहां पे जो है तो हम गलत करने से रोक नहीं पाते हैं। तो ये केमिकल जब रिलीज हो जाता है तो वो रैंडम ट्रेडिंग आदमी एक्ट ही कर देता है। तो इस पूरी तरीके को न्यूट्रलाइज करना है, उसके हम 5 प्रतिज्ञा अभी आगे बताएंगे। दूसरा ये जो राइटर ने यहाँ पे डिस्कस किया है कि रूल बनाना और उसके बाद रूल्स को फॉलो करना, लॉस की जिम्मेदारी लेना, हार को स्वीकार करना, इमोशन फ्री रखना, मार्केट को ऑब्जेक्ट की तरह देखना, ट्रेडिंग माइंडसेट, विनिंग एटीट्यूड को डेवलप करना। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे जो 5 प्रतिज्ञा मैंने दी है उसी में वो चीज एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको ये समझाता हूँ कि ये जोन से आपको इस जोन में कैसे, तो पलट पलट के देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। आचार्य चाणक्य जी पहले भी कह के चले गए हैं। तो इसका मतलब है अगर कोई भी डिसीजन लो तो बदलो मत। इसी को बोलते हैं विनिंग एटीट्यूड, कि अपने निर्णय पे जब आप कॉन्फिडेंस ले लेते हो, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैंने निर्णय ले लिया है, तो वो चीजें काम करती हैं। तो अभी जो मैं आपको 5 प्रतिज्ञा कराऊंगा आगे, इसमें क्या होगा कि ये राइटर ने तो ऐसा इस बुक में कुछ नहीं कराया है, ये मैं अपने हिसाब से इस चीज को डाला हूँ ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से पिकअप कर जाओ। तो सारी बातें आपकी समस्या समझ में आ गई, एनवायरमेंट और वो सारी चीजें जो कॉन्फ्लिक्ट थे। अब आपको ये समझाता हूँ कि आपको भाई इससे बचना कैसे है, इस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचना है, और जो चाहते हैं हम उसको एक्ट करते हैं। तो हमारे अंदर यूरोपिया इंडोसिंग जो केमिकल रिलीज होता है, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमें एक चीज चाहिए और वो है डिसिप्लिन। तो आगे बताएंगे कैसे करना है। सबसे पहले खुद से प्रॉमिस करो कि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा। दोस्तों पहली प्रतिज्ञा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यही लेना है और खुद से प्रश्न पूछना है और खुद ही से प्रतिज्ञा लेना है। लगातार वही योद्धा जीतता है जो ये अच्छी तरह से जानता है कि वार कब और कहाँ करना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, समय और स्थान। तो आप खुद से प्रतिज्ञा करो, क्या रैंडम ट्रेडिंग करना चाहिए। आप अपने आप से प्रश्न पूछो, क्योंकि समय और स्थान जो हमने बताया ना, अगर आपको लगातार योद्धा बनना है, मार्केट में लगातार विनर रहना है, तो आपको वार वहीं पे करना होगा जहां पे आपको टाइम और स्थान, जैसे कि कंडीशनल वैल्यू और पूरी साइकोलॉजी जहां पे मैच होगी। क्योंकि आपका प्राइमरी गोल ये होना चाहिए एक योद्धा के हिसाब से कि वार खाली नहीं जाना चाहिए, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमें जब 100% कंफर्मेशन हो सारी चीजों में, तब हम वहां पे वार करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि रैंडम ट्रेडिंग क्यों, क्या आपको लगता है कि रैंडम ट्रेडिंग करके कोई प्रॉफिटेबल बन पाया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, तो ट्रेड वहीं पे लेंगे जहां पे मुझे अंदर से 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये सही होगा। और जब हम ट्रेड ले लेंगे तो फिर हम इन डिसीजन नहीं लेंगे, फिर रिजल्ट कुछ भी हो हम अपने कमिटमेंट पे वेट करेंगे, और ये आपको खुद से पूछना है। तो दोस्तों इस डायग्राम से आपको यही पहली प्रतिज्ञा लेनी है कि राइटर का भी कहना है कि रैंडम ट्रेडिंग नहीं करना। दूसरी प्रतिज्ञा आपको लेनी है कि नियम बनाना या नहीं बनाना आपकी मर्जी है, आप फ्रीडम है। यही फ्रीडम तो ट्रेडर को प्रॉब्लम देती है, क्योंकि फ्रीडम इस बात की है कि आपको नियंत्रित करें, लेकिन इसका उल्टा हो क्या रहा है कि फ्रीडम में लोग गलत ज्यादा कर रहे हैं। तो वो सामाजिक चीज है ना कि वो नियम आपको नहीं बताए गए। तो सबसे पहले नियम बनाना, राइटर का मानना है कि नियम बनाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम नियमों को तोड़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो अगर आपको ट्रेडर बनना है तो विजेता वही बनता है जो नियम बनाए और धैर्य से नियम का पालन करे। बिना नियम बनाए आप उस रास्ते पे जा रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं। तो ये मैं भी बोल रहा हूँ कि बिना नियम बनाए आप नहीं इसमें कर सकते। तो अपने डिसिप्लिन, अपने अनुशासन, अपने नियम आपको बनाने ही होंगे, तभी आप लगातार विजेता बन सकते हैं। तो अगर आप नियम नहीं बना रहे, अपने रूल्स नहीं बना रहे हैं, तो प्रतिज्ञा अभी करो कि हम अपने नियम बनाएंगे। पहली प्रतिज्ञा आपने की रैंडम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा आपको ये करनी है कि नियम बनाऊंगा। वो नियम आपके अपने पर्सनल होंगे ना, मैं ऐसा कोई नियम नहीं बोल रहा हूँ। जहां पे भी आपको कंफर्ट लगे कि भाई यहाँ से
हम पकड़ लेते हैं मार्केट, यहाँ से गिर जाएगी, यहाँ से भाग जाएगी, यहाँ पे हमें अच्छा दिखता है। तो जो भी दिखता है उसके नियम बनाने ही होंगे और उसी नियम को बना के ही आप लगातार विजेता बन सकते हैं। अगर नियम बना के चलेंगे ना तो आपकी परफॉर्मेंस बूस्टअप होगी, न्यूरो पाथवे खुलेंगे, उसी चीज पे बार बार आप एक्ट करोगे। लेकिन अनियंत्रित ट्रेड करोगे, कोई नियम से काम नहीं करोगे, तो फिर वो चीज आपको दुखदाई हो जाएगी। तो आपको खुद से प्रतिज्ञा करना है कि नियम बनाना बहुत जरूरी है और इस वीडियो देखने के बाद में आज ही हम अपने नियम बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तीसरी बात यह है कि हार को स्वीकार करना या संघर्ष करना, दोनों मर्जी आपकी है। तो आप खुद से प्रश्न करो, क्या निरंतर हर ट्रेड में या हर दिन प्रॉफिट बनाया जा सकता है? जैसे रिटेल इन्वेस्टर की आदत क्या होती है, नॉर्मल ट्रेडर की आदत ये होती है कि वो हर दिन प्रॉफिट ही चाहता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछिए, क्या ऐसा संभव है ट्रेडिंग में कि डेली प्रॉफिट बनाया जा सकता है? तो आंसर इज नॉट। हाँ, लगातार 10 दिन 20 दिन 50 दिन बनाया जा सकता है, लेकिन जीवन भर लगातार प्रॉफिट होगा, किसी भी दिन लॉस नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी? और लगातार पूरे दिन में प्रॉफिट होगा ऑल ओवर, वो एक अलग मैटर हो गया। आपने 10 कॉल ली जिसमें से 3 फेल हो गई, 7 पास हो गई, तो लगातार तो आप प्रॉफिट में हो। लेकिन किसी कॉल पे ही आपकी गलती ना हो, तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि समाज में हमें जीतना सिखाया जाता है, हारना नहीं। हमें बचपन से यही बोला जाता है कि टॉप रहो टॉप रहो। तो जो ज्यादा बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, डॉक्टर वकील, वो इसी कॉन्फ्लिक्ट में फेल्ड हो जाते हैं, मार्केट में एक दिन जीत लूंगा। तो ये बुद्धि उनको जो है तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि मार्केट में उस तरीके से जीता नहीं जा सकता। कोई सिंगल दिमाग कैसे जीत पाएगा जब एक तरफ लाखों लोगों की कम्युनिटी होगी? तो वही दिमाग जीतता है जो ये लाखों लोगों की कम्युनिटी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो आप खुद से पूछिए, क्या हार स्वीकार करना ट्रेडिंग में सही है या गलत? तो आंसर इज यस। हाँ, हार स्वीकार करना आपकी सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप दिन भर लॉस ही कर रहे हो, कह रहे हो कि हम बहुत सीख रहे हैं। तो ये मतलब नहीं, मेरा मतलब यही है कि आप परफेक्ट सिचुएशन पे एक्ट करेंगे, लेकिन अगर हार हो गई तो उसको स्वीकार करेंगे। किसी को कोई ब्लेम नहीं करना यार कि कैंडल ऐसी बन गई, ट्रेंड ये हो गया, लोग ये हो गए, इससे क्या मतलब है? वो सारी चीजें आपको हेल्प नहीं करेंगी। आप अपनी योग्यता को चेक करो कि मैं एक्ट कर पा रहा हूं, तो अगर कुछ गलत हुआ है तो इस गलती से मुझे सीखना है। और हार को पूरी प्रसन्नता के साथ में आप स्वीकार कर लो कि ठीक है, आज होगी कोई बात नहीं, कल नहीं होने दूंगा। उस चीज को अपना प्रॉमिस करो और लिख लो, ठीक है? तो इसलिए हार को स्वीकार करना सीख लो। अगर किसी दिन 1 या 2 ट्रेड लॉस हो जाता है तो उस दिन ट्रेड मत करो। क्यों आप इस संघर्ष में रहते हो कि किसी दिन लॉस नहीं लेंगे? हो सकता है कि आपको लॉस लेना पड़े, सभी लोग ले लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ये नेचुरल प्रक्रिया है। तो सबको कभी ना कभी लॉस लेना होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट मत रखो। रिटेल इन्वेस्टर की, नॉर्मल आदमी की जो प्रॉब्लम है कि वो हार को एक्सेप्ट नहीं करता और ब्लेम दूसरों पे करता है। ट्रेनिंग पे ब्लेम करता है, वीडियो पे ब्लेम करता है, दूसरे लोगों पे ब्लेम करता है, टेक्नोलॉजी पे ब्लेम करता है, मार्केट को गाली देता है। तो ये सारी चीजों से आपको नहीं करनी है। तो बस यही खुद से प्रतिज्ञा करो कि ट्रेड मैं ले रहा हूं यार, तो जिम्मेदारी किसकी? दूसरे की थोड़ी ना होगी। ट्रेड मैं ले रहा हूं तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आप ये सोचो ना, जिम्मेदारी आप ही लेना सीखो कि हाँ मेरी गलती है तभी ये लॉस हुआ है, मार्केट तो अपने आप में अच्छी है, ठीक है? तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। और आपको ये सोचना है कि प्रत्येक हार हमारी जीत का मजबूत कारण बनती है, क्योंकि जितने फेलवर आएंगे, फेलवर इज द ऑप्शन। इलॉन मस्क क्या बोलते हैं? फेलवर इज द ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी फेलवर आएंगे तो वो हमारे हार को जो है तो कम करेंगे ना। अगर हम किसी चीज में 10 बार फेल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फेलवर हैं, इसका मतलब ये है कि उस जीत के पास हम पहुंच गए ना। 10 बार का फेलवर ही हमें अनुभव देगा, तो 10वीं बार हम अच्छा और एक्ट कर पाएंगे। फेलवर क्या होते हैं? फेलवर हमें मजबूती देते हैं। लोग यहाँ पे निगेटिवली रिएक्ट करते हैं, तो निगेटिवली रिएक्ट नहीं करना भाई। आप अपना ट्रेड का रियल कैपिटल मत लॉस करो, लेकिन ये सारी चीजें डेमो में तो कर सकते हो ना कि कहाँ पे एक्ट करना, कहाँ पे नहीं करना। उसके बाद जब परफेक्शन आ जाए तो रियल में भी कर सकते हो। तो हार को स्वीकार करो। और तो इसमें इस पर्सपेक्टिव से आपको सोचना होगा, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, बस। बाकी आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि हम रिग्रेट हो रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, वो कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रतिज्ञा तीसरी आपको लेनी। बात करते हैं चौथी प्रतिज्ञा, और वो ये है कि आप अपने आप से पूछिए, क्या बिना सेटअप बनाए प्रॉफिटेबल बना जा सकता है? तो आंसर इज नॉट। अब सेटअप का मतलब यहाँ पे किसी एक फार्मूला से नहीं है। सेटअप का मतलब है आपके मेंटल एनवायरनमेंट में कि यहाँ पे ये हुआ, हायर हाई पे गया, अब इसका मतलब ये है कि ऊपर स्टॉप लॉस नहीं हंटिंग मिलेगा, तो यहाँ पे ये कैंडल अगर बनती है ऑन नहीं क्या कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे कोई कैंडल अच्छी बनती है और ट्रांजैक्शंस मैच करते हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है? सेटअप का मतलब ये है कि कोई ऐसा दिमाग में चीज की ये कैंडल बनेगी या ये ब्रेकआउट होगा, ऐसा फॉर्मेशन होगा, तो वहां पे हम एक्ट करेंगे और उस चीज को कंडीशनल वैल्यू के हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो जब तक ऐसा आपके दिमाग में कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कोई सेटअप नहीं बनेगा, कोई लॉजिक्स नहीं आएगा, तब तक आप एक्ट कहाँ करोगे, ट्रेड कहाँ करोगे? तो इसलिए बिना सेटअप के प्रॉफिटेबल नहीं बना जा सकता है। तो इसलिए बिना सेटअप के प्रॉफिटेबल नहीं बना जा सकता है। कुछ न कुछ आपको दिमाग में फाइंड आउट करना पड़ेगा। या तो कैंडल के हिसाब से आप अपना सेटअप बनाओ, रेंज के हिसाब से बनाओ, डे के हिसाब से बनाओ, 5 मिनट के हिसाब से बनाओ। तो कोई ना कोई सेटअप आप अपने हिसाब से बनाओ, ना कि दूसरे का सेटअप कॉपी करो। क्योंकि लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 3 मिनट में बाय कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो वो भी करने लगेंगे। तो हमारा इस सेटअप पे जितना एक्सपीरियंस है उतना आपके पास नहीं होगा, तो रिजल्ट में अंतर आ जाएगा ना। इसलिए लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है, उससे आप नॉलेज ले लो, फिर अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने की कोशिश
कोशिश करो। 10 लोग ढोल बजाएंगे तो एक जैसा थोड़ी बजाएंगे। तो इससे साफ पता चलता है कि हर आदमी की इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है। उस इंडिविजुअल एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए आप मेरे सारे वीडियो देख रहे हो, जितना भी आपने ट्रेडिंग का अच्छा नॉलेज एक्वायर किया है वो सारी चीज़ें दिमाग में लेकर के फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी कि हाँ यार यहाँ पे सर ने बताया था, ये देखो भाग गया, ये गिर गया, ये ऐसा हो गया, तो इससे प्रॉफिट होता है। उसको बोलते हैं सेटअप। उस चीज़ को फाइंड आउट करो, क्योंकि राइटर का मतलब ये है कि कॉन्स्टेंट विनर रहने के लिए आपको कुछ तो सेटअप बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न मार्केट में बन रहे हैं वो सिमिलर पैटर्न बनते ना, अभी वो सिमिलर पैटर्न बनते ही रहते हैं, क्योंकि लाखों लोग की जो सोच है तो कई कंडीशन में बहुत सारे लोगों की सोच मैच कर जाती है। मान लीजिए हायर हाई तोड़ दिया तो अब यहाँ से गिरा तो ज्यादातर लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो वही चीज है, जहाँ पे डिमांड सप्लाई प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट में होगी उस हिसाब से आउटपुट आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि सेटअप बनाना नेसेसरी है और ये आप फाइंड आउट करके। आखिरी बात यहाँ पे खुद से प्रॉमिस करनी है, ये सारा कर लेंगे आपकी डिनाइड इंपल्सेस निकल जाएंगी। और डिनाइड इंपल्सेस लेके कोई कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि आपके अंदर जो भरा है अब तो जो चीज बीत गई तो अब तो नहीं रो पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं मैं बोल रहा था कि भाई राइटर का मतलब कि अब रो, उसका मतलब है कि अगर कोई मुसीबत आती है तो तुरंत रो लेना चाहिए। बाकी जो भर गया है उससे टेंशन मत लो, वहां से अपना माइंडसेट जो है तो बस सिर्फ अच्छी चीजों में लगाना है। ठीक है, आपको अच्छी चीजें देखना है, अच्छा सोचना है, अच्छा नॉलेज एक्वायर करना है, डेमो पे प्रैक्टिस करनी है। अब सारा ध्यान यहाँ पे हो जाएगा ना तो वैक्यूम यहीं से क्रिएट होगा। तो जब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा तो फिर आपकी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन ध्यान नहीं हटेगा तो वैक्यूम वही क्रिएट होगा। डिनाइड इंपल्सेस, इमोशनल पेन, लॉस, कर्जा, दुनिया भर की तकलीफें, तो फिर आपको वही चीज मिलने वाला है। आखिरी बात यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जब इन सारे डर कॉन्फ्लिक्ट से आजाद हो जाएंगे तो आपको खुद से प्रॉमिस करना है और अपने आगे जहाँ पे आप ट्रेड करते हैं वहां पे ये चीजें लिख के लगा लेनी है। सबसे पहले बड़ा बड़ा लिख ले लगा लेना कि मैं आजाद हूँ, रैंडम ट्रेडिंग से मैं आजाद हूँ, डर और लालच से मैं आजाद हूँ, इमोशन से मैं आजाद हूँ। मार्केट मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। राइटर का मानना है कि मार्केट को आप ऑब्जेक्ट की तरह देखो। ऑब्जेक्ट का मतलब ये कि भाई ये मेरा काम है, ऊपर गई और यहाँ पे समझ में आ रहा है वार वहीं करना जहाँ पे आपको 100% कंफर्मेशन मिल जाए, उसके अलावा आपको अननेसेसरी वार नहीं करना है। ठीक है, मार्केट मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, इस पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है। ट्रेडिंग मेरा कार्य है, इसको एक कार्य की नजर से देखो कि एक काम है। सभी लोगों का अपना अपना काम होता है, तो ये मेरा काम है, इस कार्य को मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता हूँ। प्रॉफिट देख करके एक्साइटमेंट और लापरवाही नहीं करनी है और लॉस देख करके डरना और घबराना नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लिख के लगा लीजिए और जब इतना सब कुछ कर लेंगे तो आप हो जाएंगे न्यूट्रल, जैसे कि मैं हो चुका हूं। और इस बुक पढ़ने वाले या बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है न्यूट्रल रहते हैं। देखो कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर देखो, उसका चाहे 2 लाख लॉस हो, चाहे 10 लाख प्रॉफिट हो, चाहे जितना भी अप और डाउन हो, उसके चेहरे पे सिकन नहीं आती है। तो यही इसी को बोलते हैं विनिंग एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंस निर्णय लेने के बाद में आना चाहिए कि हाँ मैं सही हूं। बस अगर आप ऐसा सोचने लगेंगे तो आप सही होने लगेंगे, क्योंकि वैक्यूम वही फिलफिल होगा। मैं बाद में बोल रहा हूं, कोई दुनिया की ट्रेनिंग या कोई चीज आपको प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प नहीं करेगी जब तक आप अपने अंदर से बदलाव। आप मोटा मोटा लोग पैसा देते हैं और उसके बाद भी वो लॉस कर देते हैं। ट्रेनिंग लेने का कोई मतलब वहां पे नहीं बचता। तो इस पूरी चीजों को लगा लीजिए। और इस वीडियो को प्रेजेंटेशन मैंने अपने हिसाब से की है। ट्रेडिंग की इसमें बहुत सारी जो साइकोलॉजी थी हमने शेयर कर दी है। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी राइटर ने दिया था कि रैंडम ट्रेडिंग एक बंदर जैसा होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए थे। तो वो चीजों को मैं यहाँ पे नहीं डाला हूँ, क्योंकि वीडियो फिर 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा का हो जाता है, क्योंकि मैं आपको मेन समरी देना चाहता था। तो इस बुक का यही मतलब है कि जो 5 चीजें हमने पढ़ाई आपको, कि आपको देखो एक सेटअप बनाना है और सेटअप में भी आपको एक चीज ध्यान देनी है कि भाई 12 मंथ का जो है बैक टेस्ट होना चाहिए और जो भी सेटअप बनाओ उस पर भरोसा आपको होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपने सेटअप पे भरोसा होना चाहिए। भरोसा होने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी सेटअप बनाओ, कोई भी कैंडल कहीं पे गिरेगी और कोई भी कैंडल फॉर्मेशन, ट्रेंड फॉर्मेशन, रेंज का, टॉप बॉटम, जो भी सेटअप, पिवोट का सेटअप, कोई भी सेटअप सोचो तो उसको 1 साल तक बैक टेस्ट करो और उस बैक टेस्ट करने के बाद उसका पूरा रिजल्ट रख लो। तो जब पूरा बैक टेस्ट करके उसका रिजल्ट देख लोगे, अगर आपको 70% भी एक्यूरेसी आ रही है तो इट इज गुड। तो वहां पे क्या है कि आप एक्ट करने में घबराहट नहीं करोगे और अपने सेटअप पे भरोसा कर पाओगे। लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि जो सेटअप बनाते हैं उसको तोड़ देते हैं। जैसे आज 2-3 दिन सेटअप बनाया, ठीक है, उसके बाद 1-2 दिन 3 दिन लॉस हो गया, तो क्या होगा, वो सेटअप पे उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर वो चेंज हो जाते हैं। तो राइटर इस चीज के लिए साफ साफ मना करते हैं कि जो भी आपका सेटअप होगा उस पर आपको एक्ट करना होगा और उसको चेंज नहीं करना होगा। चेंज करने से क्या होगा कि किसी भी सेटअप पे हमें प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। इसलिए एक सेटअप पे अगर लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही एक्सपीरियंस होगा, तो ही हम सेंस कर पाएंगे उस 6 सेंस से कि मार्केट के एनवायरनमेंट में क्या होने वाला है। तो जब ये चीज आपके अंदर आ जाएगी तो आपको ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों इस टॉपिक को आपने समझ लिया होगा, लेकिन ये प्रतिज्ञा कर लो। और इस वीडियो में मैंने पूरी जान लगा दी बनाने के लिए कि आपको रैंडम ट्रेडिंग नहीं करना। मेरी बातें आपके
ध्यान में आनी चाहिए कि लगातार वही योद्धा जीतता है जो अच्छी तरह से जानता है कि कब और कहाँ वार करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ट्रेडिंग में, तो ट्रेड वहीं पे बनाना जहाँ पे आप वार खाली न जाए। और साथ साथ में ये ध्यान रखेंगे कि रैंडम ट्रेडिंग इससे आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। और उसके बाद में आपको नियम बनाना है, जो भी आप ट्रेड सेटअप करेंगे वो नियम बना लेंगे और उसी नियम को फॉलो करेंगे। जब 12 महीने का टेस्टेड होगा तो उसी रूल को फॉलो करो तो भैया 70% एक्यूरेसी वो देगा ही देगा, इसमें कुछ कोई मुश्किल बात नहीं है। और जब लगातार आप काम करोगे उसी सेटअप पे तो आपको उससे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। फिर यहाँ पे हार को स्वीकार करना, क्योंकि देखो बुद्धि काम नहीं करेगी। अगर गलत हो गया तो मान लो अपनी गलती और निकल जाओ, फिर अच्छा मौका मिले वहां पे एक्ट कर लो और उसी हिसाब से आपको काम करना होगा। इसके बाद आपको जैसे हमने बताया ना कि बिना सेटअप आपको एक्ट नहीं करना होगा। और जब आप पांचवी चीज आपको ध्यान रखना है कि मैं आजाद हूं इन सारी चीजों से और मैं पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक चमत्कार होगा और उसके बाद जो आपकी सारी गलत चीजें हैं बंद हो जाएंगी। इस वीडियो देखने के बाद आप गलत ट्रेड नहीं लेंगे तो लॉस का जितने कारण है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, डिनाइड इंपल्सेस के लिए आपको क्या करना होगा कि अच्छे नॉलेज को डालते रहो और प्रैक्टिस करते रहो तो डिनाइड इंपल्सेस से क्रिएट हो जाएगा। तो यही सारा समरी हमने इस बुक में समझाने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो मेरा ट्रेडिंग फील्ड में क्रांति लाएगा, क्योंकि एक्चुअल कॉज आपको समझ में आएगी। दिमाग में ये रहना चाहिए कि वैक्यूम जैसा होगा, यानी कि आपके मेंटल एनवायरनमेंट में जो भी चल रहा होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वही घटने वाला है। ठीक है, तो ये चीज अगर आप करोगे और इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो हजारों लाखों लोगों ने इस बुक पढ़ के अपनी जिंदगी बदली है। आप भी इसको समझ करके, इस वीडियो फॉर्म में समझ करके और इसको बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी प्रेजेंटेशन और इस बुक की समरी हमने आपको अच्छा समझा पाया हूं तो यार एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। दोस्तों कमेंट जरूर करो, बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ साथ में अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो भैया, क्योंकि एक साल में बहुत कुछ यहाँ मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।